What is a silent heart attack? साइलेंट हार्ट अटैक पता लगाना मुश्किल है। साइलेंट का मतलब छुपा हुआ दुश्मन जो कि आपको नींद में ही आपकी जान लेके जाएगा। क्या आपको लग रहा है कि पैंडेमिक के बाद एकदम से इंसिडेंट्स बढ़ गए हैं? पैंडेमिक के बाद डेफिनेटली लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं। लोग ज्यादातर आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिसके कारण फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। अगर इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो गई है, पेशेंट हैज रियलाइज्ड कि उसको हार्ट अटैक हो रहा है, तो उसमें उनको क्या इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए? हार्ट अटैक के समय में अगर कोई चीज़ आपकी जान बचा सकती है तो सबके घर में एस्पिरिन की टैबलेट होनी चाहिए। वो सीधा एक्ट करना शुरू करती है और ब्लड को पतला करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजीव एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ द एक्सपर्ट डोज। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है द साइलेंट हार्ट अटैक्स इन वुमेन। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में 4 में से 1 डेथ कार्डियक डिजीज की वजह से होती है, जिसमें जो विमेन की तादाद है वो काफ़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। आज हम इसके बारे में बहुत सारी बात करेंगे। हम समझेंगे कि हम क्यों ये मिस कर रहे हैं डायग्नोसिस, क्यों हमारे को इस पे और ध्यान देने की ज़रूरत है, क्यों हमारे को एज अ पॉपुलेशन विमेन का और ख्याल रखने की ज़रूरत है। चलिए आज शुरुआत करते हैं एपिसोड एक वाकया से। एक महिला है जो कि करीब 45 साल की, बेंगलुरु निवासी, और उनको एक दिन सीढ़ियाँ चढ़ने में काफ़ी ब्रेथलेसनेस फीलिंग हुई। उनको थोड़ा सा दर्द भी हुआ चेस्ट में, बट उन्होंने कहा कि चलो मैं अपने नेबरहुड डॉक्टर के पास जाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि क्या हुआ। डॉक्टर ने कहा वैसे ही आपको टायर्डनेस होगी, आपने काम ज़्यादा किया होगा और आप इसको ज़्यादा ध्यान न दें, और थोड़ा सा एक पेन रिलीव वाली मेडिसिन देके उनको वापस भेज दिया। कुछ समय पश्चात उनको वापस अब की बार और ज़्यादा ब्रेथलेसनेस हुई, जो कि इवन बैठे वाले स्थिति में हुई। और उसके बाद उनको कसाव और ज़्यादा महसूस हुआ, और क्योंकि उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, आईटी के क्षेत्र में काम करती थी, वो इस बार एक बड़े डॉक्टर पे, एक बड़े हॉस्पिटल पे गई और उन्होंने अपना ईसीजी करवाया। जैसे ही ईसीजी करवाया, डॉक्टर ने बोला कि उनको अभी अभी एक हार्ट अटैक हुआ है। यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि हो सकता है उनका एक हार्ट अटैक पहले भी शायद मिस हो गया हो। वो लकी थी, बट ज़रूरी नहीं है कि सब लोग इतने लकी होंगे कि वो ईसीजी करके पहचान सकें कि उनको हार्ट अटैक हुआ है, उनका ट्रीटमेंट हुआ और वो ठीक है। यही नहीं, आपने रिसेंटली एक्ट्रेस शेफाली का भी देखा होगा कि उनका भी हार्ट अटैक से निधन हो गया, और जो उनके सिम्टम्स थे वो इतने आराम से आइडेंटिफाई नहीं हो पाए, थोड़े माइल्ड थे और उनको बचा नहीं सके। इन्हीं सारी बातों के बारे में जानने के लिए कि हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली फॉर हार्ट अटैक्स इन वुमेन एंड हाउ दे आर इंक्रीजिंग, लाइफस्टाइल में क्या क्या बदलावों की वजह से, चलिए आज मिलते हैं हमारे सीनियर डॉक्टर सुकृति से। डॉक्टर, वेरी बिग वेलकम टू द एक्सपर्ट डोज। Thank you so much. Thank you, Dr. Rajiv, for giving me this platform. So maybe for female cardiac health, I could be a flag barrier for it and help a lot of other women who do not recognize कि उनको क्या symptoms हो रहे हैं और हार्ट की बीमारी कितनी संगीन है, और अब वो यंग फीमेल्स में भी पाई जा रही है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच नीड्स टू बी ब्रॉट टू अ सोसाइटी अवेयरनेस। इंडिया में जो लैकिंग है विमेन हेल्थ पे, अभी भी बहुत काम करना बाकी है, क्योंकि विमेन खुद पे ही इतना ध्यान नहीं देती हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी हेल्थ को इग्नोर करके अपनी फैमिली की हेल्थ को आगे रखती हैं, सो दे मिस आउट अपनी बीमारी में। सो इस चीज़ के बारे में मैं ज़रूर आज अपने ओपिनियन और थॉट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो बाकी लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाएंगे कि हार्ट डिजीज़ से कैसे बचा जा सकता है, या उसके सिम्टम्स क्या हैं जो एक्यूट हार्ट अटैक्स में आपको हॉस्पिटल टाइम पे पहुँचा के आपकी जान बचा सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरा इसके मद्देनज़र है कि ये इंसिडेंसेस बढ़ क्यों रहे हैं? क्या हम डायग्नोसिस ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर वाकई कुछ बदलाव हो रहा है हमारे जीने के स्टाइल में जिसकी वजह से इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं? इंसिडेंसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं फीमेल्स पे बहुत प्रेशर है इस समय। वर्क लाइफ बैलेंस जिसे हम कहते हैं, वो बनाना मुश्किल हो रहा है। काम का प्रेशर भी उतना ही है और घरेलू जिम्मेदारियां भी कम नहीं हो रही हैं। तो दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलने के कारण ये स्ट्रेस फॉर्म करता है। जो अंदरूनी स्ट्रेस, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो बराबर तरीके से बॉडी में एक्ट करता है। जो बॉडी है वो एक पाइप सिस्टम, एक वैस्कुलर सिस्टम से बनी हुई है। तो जो स्ट्रेस है, जो ब्रेन का स्ट्रेस है, वो हमारी पाइप्स के ऊपर जाता है, वो पाइप्स को हार्ड करता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने की क्षमता बढ़ाता है,
ब्लड की क्लॉटिंग की कैपेसिटी बढ़ती है। तो ये सब चीज़ें फीमेल्स में भी उसी प्रक्रिया से हो रही हैं जो मेल्स में हो रही हैं। उसके ऊपर से जो लेडीज़ जिनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन हो जाए, या जिनके जेनेटिक्स हैं, फैमिली हिस्ट्री है, साथ ही साथ जिनका वेट ज़्यादा है, या जो घर का खाना पीना नहीं खा पाती हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, पोस्ट कोविड वर्क फ्रॉम होम कल्चर है, खुद की एक्सरसाइज नहीं कर पाती हैं या बोलती हैं वक्त नहीं मिलता है। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हैं जिस कारण फीमेल्स में भी हार्ट डिजीज़ एक यंगर एज में दिखने लगी है। तो मेरा एक क्वेश्चन है इस पे कि क्या पैंडेमिक के बाद आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि पैंडेमिक के बाद एकदम से इंसिडेंट्स बढ़ गए हैं? पैंडेमिक हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल समहाउ, बट हमारे पास बहुत सारा रिसर्च डेटा नहीं है प्रूव करने के लिए कि पैंडेमिक एक कारण था कि हार्ट डिजीज़ बढ़ गई है। पर पैंडेमिक के बाद डेफिनेटली लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं। लोग ज़्यादातर आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिसके कारण फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। घर पे ही बैठे बैठे खाना पीना, हर तरह की इंटरनेट एक्सेस है, कुछ भी आप बाहर से मंगा के खा रहे हैं। फीमेल्स अगर खाना नहीं घर पे बना पा रही तो बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं। सो जब चीज़ों की एक्सेस ज़्यादा होगी और फिज़िकल एक्टिविटी कम होगी तो डेफिनेटली हार्ट डिजीज़ बढ़ेगी। तो उसी तरीके से हार्ट डिजीज़ को क्या क्या रिलेट करता है? डायबिटीज़ ज़्यादा पाई जाएगी, ओबेसिटी पाई जाएगी, हाइपरटेंशन पाया जाएगा। तो अगर कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहा और सिर्फ खाने पे ही फोकस है आपका, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा होने के कारण एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट आ जाता है बॉडी के ऊपर, जिसके कारण हार्ट डिजीज़ जल्दी होने लगती है। जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। Yes. क्योंकि सारी चीज़ों का जो मेटाबॉलिज्म पे फर्क पड़ रहा है वो हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी में तब्दील कर जाता है आखिरी में, राइट? ठीक है। सबसे पहले एक बार हम थोड़ा सा जानते हैं कि व्हाट इज अ साइलेंट हार्ट अटैक बिफोर वी स्टार्ट विद द एंटायर एपिसोड। बट एक बार आप उसकी डेफिनेशन उसको थोड़ा सरलता से समझाएं। साइलेंट हार्ट अटैक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटिटी है और ऑफन मिस्ड एंटिटी है, जिसे पता लगाना मुश्किल है। साइलेंट का मतलब ये नहीं कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। साइलेंट का मतलब छुपा हुआ दुश्मन, जो कि आपको नींद में ही आपकी जान लेके जाएगा। आपने कितनी बार सुना कि आपके पड़ोस में किसी की डेथ हो गई रात को, वो सो रहे थे और सुबह उठ नहीं पाए, तो डेफिनेटली उन्हें एक साइलेंट हार्ट अटैक हुआ जिसका पता ही नहीं चल पाया। उसके कोई सिम्टम्स नहीं थे। अगर कोई सिम्टम्स थे भी तो किसी ने रात को बदहज़मी समझ के गैस की गोली खाई और वो सो गए और वो उठ नहीं पाए। तो साइलेंट का मतलब चुप्पी से आने वाला हार्ट अटैक। तो उस चुप्पी वाले हार्ट अटैक में भी हार्ट की मांसपेशियों में ब्लड की क्लॉटिंग के कारण डैमेज होना शुरू हो जाता है, जो पर कोई सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा, मरीज़ को पता नहीं चल पा रहा है। यूजुअली डायबिटिक पेशेंट्स में ये ज़्यादा पाया जाता है। इसीलिए हम डायबिटिक्स को बोलते हैं कि अगर आपको चेस्ट में दर्द हो रही है या सांस फूल रहा है या धड़कन तेज़ हो रही है, इन किसी भी सिम्टम्स को इग्नोर ना करिए, क्योंकि आप रात को सोते रह जाएंगे। आपको साइलेंट हार्ट अटैक आएगा और पता भी नहीं चलेगा, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है। और आपने एक और बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि अगर डायबिटीज़ है तो स्पेशल ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं लगता। और उसका कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि न्यूरोपैथी हो जाती है और जो पेन का एहसास होता है वो कम हो जाता है, सबड्यूड रहता है, तो उसमें साइलेंट हार्ट अटैक का चांस इवन और ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। न्यूरोपैथी बहुत मेजर कारण है। नसों के डैमेज होने के साथ साथ जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम है बॉडी का, जिससे बिजली उत्पादित होती है, वो महसूस ही नहीं कर पाते। उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, तो हार्ट के ऊपर भी जो नर्वस सिस्टम है वो काम नहीं करता है, तो आपको पेन का परसेप्शन उतना नहीं रहता, आपको महसूस नहीं होती दर्द। तो बहुत डेंजरस है डायबिटिक्स के लिए साइलेंट हार्ट अटैक्स। ठीक है। कई बार पैनिक अटैक होता है, कई बार हमारे को बदहज़मी होती है। उन सब से कितना फ़र्क रहता है? क्या मेल और फीमेल में सेम ही सा रहता है या उसमें भी फ़र्क ज़्यादा है? मेल और फीमेल के प्रेजेंटेशन और बताने के तरीके में फ़र्क हो सकता है सिम्टम्स के, बट पैनिक अटैक को हम हार्ट अटैक से कंफ्यूज कर सकते हैं। पर अगर आपको चेस्ट पेन या एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम, जिसमें मेजर हार्ट अटैक्स या माइनर हार्ट अटैक्स आपको हो रहे हैं, उसकी जो प्रक्रिया है वो एक्सरसाइज करने से या फिजिकल एक्टिविटी करने से पेन बढ़ता है। बल्कि जो पैनिक अटैक्स हैं, पैनिक अटैक्स आप बैठे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, उसमें कभी आराम ही नहीं आता। एक अगला पॉइंट मेरा थोड़ा सा फिजियोलॉजी पे है। क्या फिजियोलॉजी में भी फ़र्क होता है मेल और फीमेल की, जिसकी वजह से साइलेंट हार्ट अटैक की जो प्रेजेंटेशन है वो दोनों के केस में अलग होती है?
फीमेल्स को हार्मोनल प्रोटेक्शन रहती है क्योंकि हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन की मात्रा होती है प्री मेनोपॉजल स्टेट में, तो समवेयर हमें एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट मिलता है हार्मोन्स का मेल्स से ज़्यादा। बट अगर हमें प्री मेनोपॉज हो गया तो हमें हार्ट अटैक होने की चांसेस पहले ही होने लगते हैं। लेडीज़ को भी हार्ट अटैक जल्दी उम्र में हो सकता है। सो इसी बात का बस ध्यान रखना है कि बायोलॉजी और हार्मोन थोड़ा सा डिफरेंट है, बट अर्ली हार्ट अटैक्स भी फीमेल्स में हो सकते हैं। तो मोटा मोटा ये कहने के लिए हम बोल सकते हैं कि जो विमेन में साइलेंट हार्ट अटैक होता है या एटिपिकल जो तरीके से वो अपने आप को दिखाता है, वो इन वजहों से फिजियोलॉजिकली है। हाँ, कह सकते हैं बिल्कुल कि इन कारणों से वो ज़्यादातर एटिपिकल प्रेजेंटेशन है, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि सांस फूल रहा है, थकान हो रही है, धड़कन तेज महसूस हो रही है, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी है। ये सब तो जनरल सिम्टम्स हैं, ये किसी को भी हो सकते हैं किसी भी एज ग्रुप में, बट ये एटिपिकल प्रेजेंटेशन के कारण कई बार मिस हो जाते हैं। ठीक है, सो इट इज़ सेफ टू से कि विमेन में द हार्ट अटैक्स या साइलेंट हार्ट अटैक्स आर लेस ड्रामेटिक बट मोर डिसेप्टिव, एंड हेंस बहुत ज़रूरी है कि एक लेवल पे अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़े, ताकि अगर ज़रा सा भी सिम्टम लगे, थोड़ा सा भी साइंस लोगों को समझ में आने लगे, तो वो एकदम अपने डॉक्टर के पास फटाफट रश करें और ECG या जो भी और डायग्नोस्टिक टूल को वो इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे बायोमार्कर्स हो, तो फटाफट करें, राइट? करेक्ट। एंड ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें करने के बाद भी डायग्नोसिस मिस नहीं होता। फीमेल्स में चेंजेस ही नहीं आते, कई बार किसी भी टेस्ट में नहीं पकड़ में आता है। एंजियोग्राफी, जैसे मैंने बोला, एंजियोग्राफी करने के बाद भी ब्लॉकेज नहीं नज़र आती है। सो फीमेल्स का डिसेप्शन लेवल, प्रेजेंटेशन लेवल सब एकदम ही फ़र्क है। मिस डायग्नोसिस बहुत आसानी से हो सकता है, फीमेल्स में मिस हो जाता है, नहीं पता चल पाता। ठीक है, और जैसे मैंने आपकी बात सुनी, आई थिंक एक पॉइंट ये भी है कि जिस हिसाब से हमें काफ़ी 30s 40s में डायग्नोसिस मिल रही है हार्ट अटैक की, इट कुड ऑल्सो बी अ रीज़न और अदर हैपनिंग बिकॉज ऑफ जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स का जो इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, या PCOS और PCOD जो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इवन मेनोपॉजल एज काफ़ी कम होती जा रही है। एवरेज जो पहले 50s के आसपास बोलते थे, आई थिंक 40-45 पे होने लग गया है। मे बी उसकी वजह से एस्ट्रोजन का प्रोटेक्टिव इफेक्ट शायद हो सकता है कम होने लग गया हो। अगेन बिकॉज मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज़ रिस्पॉन्सिबल PCOD के लिए भी काफ़ी हद तक। फिर अर्ली ऑनसेट डायबिटीज़, प्रीमेच्योर प्रेगनेंसीज, साथ ही साथ लाइफस्टाइल को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। जो भी स्ट्रेस है बॉडी में, वो इफ़ेक्ट करेगा आपके हार्मोनल बैलेंस को। तो इफ़ विमेन आर स्ट्रेस्ड इक्वली एज मैन, इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट देम इक्वली। तो स्ट्रेस इज़ अ मेजर रोल प्लेयर। उसके बाद लाइफस्टाइल, आप सो ही नहीं रहे टाइम से, आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, खाना आपका ठीक है नहीं, सो हाउ विल यू गेट योर सेल्फ प्रोटेक्शन फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़? तो इन टोटलिटी इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट मैन एंड women equally, and women, yes, the incidence of smoking also is going higher in women at the moment, so it has an added effect on the heart disease. So very important, lifestyle पे focus बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। ठीक है, just to add and probe a little more, जो रिस्क फैक्टर्स women में होते हैं और कौन कौन से होते हैं? आपने काफ़ी सारे तो बता दिए, स्मोकिंग, टाइम से सोना, लाइफस्टाइल, और कुछ? बेसिकली यही है, जो भी स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं, या तो वो फेमिलियल होते हैं, जेनेटिकल हैं, कि वो हमें हेरिडिटरी मिलने हैं, पेरेंट्स को थी, ग्रैंड पेरेंट्स को थी, तो आपको उनसे 10 साल पहले हार्ट डिजीज़ आ सकती है। अगर उन्हें 50 में हुई तो आपको 40 में हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ये भी फेमिलियल होते हैं, बहुत बार जेनेटिकली ट्रांसमिट होते हैं। आप कितने भी एक्सरसाइज कर लें या खाने पीने पे ध्यान रख लें, अगर आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आनी है तो वो फैमिली से आई जाएगी। ये वो चीज़ें हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, आपको फैमिली से इनहेरिट हो रही हैं। पर जो एडेड हैं, जैसे मैंने बताया, वज़न का बढ़ना, एक्सरसाइज नहीं करना, खाने पे ध्यान नहीं रखना, प्रोसेस्ड फूड खाना, एक्स्ट्रा इनटेक ऑफ कैफीन, एक्स्ट्रा इनटेक ऑफ अल्कोहल, नॉट स्लीपिंग वेल, all of these will have added effect on your genetics. So मैं हमेशा अपने मरीज़ को यही कहती हूँ कि आप जीन्स नहीं बदल सकते, आप अपनी फैमिली नहीं चूज़ कर सकते, पर अपनी लाइफस्टाइल डेफिनेटली चूज़ कर सकते हैं। सो अगर हम लाइफस्टाइल पे फोकस करें तो हम डेफिनेटली इस पे अच्छा काम कर सकते हैं, वी कैन डिले द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़। इंडिया एज अ सोसाइटी, समाज में काफ़ी देखा जाता है कि वुमेन फ्रॉम अ सोशियो कल्चरल
पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा, चाहे वो मदर हो या वाइफ हो या इवन डॉटर, को एक लेवल पीछे देखा जाता है, बिकॉज जनरली इट्स अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, एटलीस्ट डीम टू बी. चेंजेस आ रहे हैं काफ़ी, लेकिन एक लेवल पे मदर विल ऑलवेज ट्राई कि भाई बाकियों को खाना दे दें फिर खुद लें. तो इसमें हार्ट अटैक का जो सोशियो कल्चरल इम्पोर्टेंस है वो क्या है? क्या उनमें वुमेन में इसकी वजह से भी ज़्यादा है इंडिया में, या बढ़ रहा है, या क्या आपका इस पे नज़रिया रहेगा? सो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन हार्ट डिजीज़ पे अगर हम बात करें, women के ऊपर it is a very deep impact. As a woman myself, I know that you have to work harder to prove yourself at some point, and women definitely, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो फैमिली को पहले आगे रखती हैं कि भाई खर्चा, हर एक को हार्ट डिजीज़ का खर्चा करने में प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन की कॉस्ट हाई रहती है, तो कहीं ना कहीं फीमेल्स उस पर बैक सीट ले लेती हैं कि बाकी चीज़ें पूरी हो जाएं, मैं हॉस्पिटल थोड़ी बाद में चली जाऊंगी. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. बट जैसे जैसे अब अवेयरनेस बढ़ रही है, जैसे जैसे सबकी डॉटर्स दे आर कमिंग अप एंड दे आर वर्किंग, सो समवेयर वीमेन आर फाइटिंग फॉर मूविंग फॉरवर्ड विद इट. सो मेरी ओपीडी में बहुत सारी डॉटर्स ही अपनी मदर्स को पकड़ के लेके आती हैं कि भाई आपको ट्रीटमेंट करवाना ही है, कोई भी दिक्कत है आप बताओ डॉक्टर को. तो अगर हम इस तरीके से देखें तो येस, फीमेल्स को कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में एक सेटबैक है डायग्नोसिस ऑफ हार्ट डिजीज़ में. तो अब हम अपने अगले सेक्शन पे जाते हैं, जिसमें थोड़ा सा बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में. दो चीज़ें. पहला, क्या आपको लगता है कि जो डायग्नोसिस होती है वुमेन में, उसमें और जो मेन की डायग्नोसिस होती है उसमें कोई स्पीड में फ़र्क होता है? क्या हम डिले कर देते हैं जनरली वुमेन रिलेटेड डायग्नोसिस, या उनको इवन डॉक्टर तक ले जाना? हाँ, जैसे हमने पहले भी बात की, डॉक्टर तक पहुंचने में तो वुमेन को बहुत देर हो ही जाती है. बहुत बार वो नहीं पहुंचती टाइम पे, ज़बरदस्ती करनी पड़ती है कई बुज़ुर्ग औरतों से तो कि हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा. दूसरी चीज़, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ज़्यादातर कोई डिले नहीं होता डायग्नोसिस में, वो एक ही प्रकार से मेल और फीमेल्स में किया जाता है. कुछ बेसिक रूटीन टेस्ट है. अगर आप ओपीडी बेसिस पे गए हैं डॉक्टर को मिलने, तो एक जो भी रूटीन टेस्ट है, बेसिक टेस्ट ईसीजी है, सबसे पहले ईसीजी ही करके देखा जाता है डॉक्टर की तरफ से. तो जो मिनिमम टेस्टिंग है वो लोग करवा ही लेते हैं, बट फीमेल्स फिर भी सारे टेस्ट नहीं करवाना चाहती, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ इनर्शिया रहता है कि अगर इसके अंदर कुछ आ गया तो फिर क्या करेंगे, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, बच्चों को बस स्टॉप से कौन लेने जाएगा, एंड देन घर में खाना कौन बनाएगा. हम घर में पूछ के आते हैं कि हमें पहले टेस्ट कराना है या नहीं कराना है. सो दे आर कॉमन थिंग्स जो आप ओपीडी में इनकाउंटर करते हो जब आपके पास विमेन आती हैं दिखाने के लिए. सो वी कैन से दैट ऑल ऑफ दीज थिंग्स लीड टू डिलेड डायग्नोसिस and starting of the treatment as well. And it's so important, as doctors, हमें पता होता है कि ये साइंस हैं, ये सिम्टम्स हैं, ये हिस्ट्री है, तो ये डायग्नोसिस और ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं. बट ये जो सोशो कल्चरल एस्पेक्ट्स सोसाइटी के हैं, इनको इनकॉर्पोरेट करके, इनको आइडेंटिफाई करके, इनको कैटेगराइज करके, जो हमारे पास पेशेंट आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको कन्विंस करना, उसकी फैमिली को कन्विंस करना, आई थिंक वो ज़्यादा बड़ा जॉब है, राइट? बहुत ही बड़ा टास्क है किसी पेशेंट को कन्विंस करना, उसको बताना कि सच में तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, मतलब ये बताना कि इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, फिर उसके बारे में बताना कि हार्ट अटैक क्या होता है. बहुत ही लकी लोग होते हैं जो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं डॉक्टर को बताने के लिए. समटाइम्स ओपीडी बेसिस पे तो पेशेंट चल के आ जाता है, बट हार्ट अटैक आपको टाइम नहीं देता. विद इन सेकेंड्स एंड मिनट, समटाइम्स वो आपकी ओपीडी के बाहर जाके पेशेंट गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा. तो ये चीज़, उसकी ग्रेविटी समझाना, फिर एग्जांपल्स देना कि भाई रिसेंटली आपने देखा होगा कि कैसे हुआ, सिंगर पास्ड अवे सिंगिंग. तो आजकल तो फिर भी अवेयरनेस है, बताने में आसानी हो रही है. पहले तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेल अ पेशेंट कि भाई नहीं, देन दे वुड थिंक कि भाई डॉक्टर का तो कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है डायग्नोसिस करने में. सो ये सब चीज़ों से ऊपर जाके जेन्युइनली you have to be so close to the patient and family to explain to them your plight is my plight, you please proceed with minimum testing, जिससे कि हम आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें. ठीक है. इसका मेरे को एक ही निष्कर्ष है इसका कि चाहे वुमेन हो या मेन हो, एंड स्पेशली वुमेन, बिकॉज ऑफ सारे हमारी सोसाइटी के कंस्ट्रेंट्स, दे हैव टू बी मोर असर्टिव, दे हैव टू रियली टेक द चार्ज एंड
really go to the doctor, really identify the signs, look at whatever you have just told us in terms of chest pain हो, अगर आपको लग भी रहा है कि वो पैनिक अटैक है या गैस्ट्राइटिस है तो भी आप जाओ, आप एक बार ECG कराओ. बेसिक टेस्ट है बट एटलीस्ट आप मिस नहीं करोगे, विच कुड बी वेरी फेटल, राइट. ठीक है, आप थोड़ा सा विमेन के लिए डायग्नोस्टिक टिप्स बताएंगे, मे बी एक पॉइंट की कौन कौन से और टेस्ट्स हैं, दो एनीथिंग एल्स दैट फ्रॉम अ साइंस और सिम्टम्स पॉइंट ऑफ व्यू उनको सोचना चाहिए, देखना चाहिए, और जरा सा भी लगे एकदम से दौड़ना चाहिए. साइंस और सिम्टम्स में हम स्टार्ट करें, पेट में दर्द हो रहा है, आराम नहीं आ रहा किसी भी दवाई को खाने से, छाती में भारीपन हो रहा है, चलने में वो बढ़ रहा है, पसीने आ रहे हैं ज़्यादा, सांस फूल रही है, बैक में पेन हो रहा है, आराम नहीं पड़ रहा दवाई से, धड़कन महसूस हो रही है, चक्कर सा आ रहा है, ये सब तो बेसिक हैं जिसके कारण आपको हॉस्पिटल जाना ही चाहिए. दूसरा, अगर आप बेहोशी हो गए तो फिर तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाए, बिकॉज ये नहीं सोच सकते कि ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ या कुछ हुआ, यू डोंट हैव दैट मच टाइम. दूसरा कि जब आप पहुंच गए हॉस्पिटल या कहीं पे भी, तो बेसिक 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं हार्ट अटैक के समय में. एक ECG जो आपको क्लियर कट पिक्चर दे देगा कि मेजर हार्ट अटैक, माइनर हार्ट अटैक या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वो उसमें नज़र आ जाएगी. दूसरा जो ट्रोपोनिन टेस्ट मैंने बोला, कार्डियक बायोमार्कर्स, वो बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर मायोकार्डियल इंजरी, जिस जो हम हार्ट की मसल है उसमें इंजरी होती है, तो ये टेस्ट ब्लड में आ जाता है. तो वो कार्ड टेस्ट है, लैब टेस्ट है, उसकी रिपोर्ट जल्दी आ जाती है तो पता चल जाएगा कि अगर वो नॉर्मल वैल्यू से बढ़ा हुआ है नहीं, आपकी हार्ट की मसल को कोई डैमेज हुआ है या नहीं. तीसरा, जो एक कार्डियोलॉजिस्ट की तीसरी आंख हम कहते हैं, इकोकार्डियोग्राफी, वो एक सिंपल टेस्ट है, इट्स लाइक एन अल्ट्रासाउंड, हार्ट का अल्ट्रासाउंड उसे कह सकते हैं. वो हम तुरंत देख के बता सकते हैं कि हार्ट की मांसपेशियों में कोई कमज़ोरी आनी शुरू तो नहीं होगी. तो अगर तीनों में से एक भी टेस्ट खराब आया तो हम डेफिनेटली मरीज़ को कन्विक्शन से बता सकते हैं कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है, आपको आगे इलाज की ज़रूरत है. पर अगर आप इमरजेंसी में सारे टेस्ट नहीं मौजूद हैं, एक सिंपल ECG करने से भी कोई नुकसान नहीं होता है, तो वो मिस नहीं होना चाहिए. इन सिम्टम्स के साथ आप एक ECG कराते हैं तो आप थोड़ा सेफर साइड पे फील करते हैं. बहुत बढ़िया. आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर आवर ऑडियंस. आप लोग सबसे पहले ज़रा सा भी आपको लगे कि कोई आपको इन साइंस में से कोई भी साइन हो रहा है, चेस्ट पेन, गैस्ट्राइटिस, दबाव वाली फीलिंग, मन को अच्छा नहीं लगना, पेन लेफ्ट आर्म पे रेडिएट करना, बैक में, पेट में, तो आप सबसे पहले और फटाफट डॉक्टर के पास जाइए. अगला पॉइंट एक बड़ा ही हमारे पूरे इस पॉडकास्ट का सार है, बट बहुत लोग सोचते हैं अभी भी, और बिकॉज आपने भी एक पॉइंट बताया कि ईस्ट्रोजन एक प्रोटेक्टिव हार्मोन का काम करता है विमेन में, और मेनोपॉज के बाद चांस इक्वल या बराबर हो जाता है मेन विमेन का. ये कितनी बड़ी मिथ है कि विमेन में साइलेंट हार्ट अटैक्स या हार्ट अटैक्स जनरली नहीं होते? हार्ट अटैक विमेन में नहीं होते, ये मिथ ही है. इसको तो सबसे पहले दिमाग से निकाल ही देना चाहिए. अगर हम वर्ल्ड हार्ट एसोसिएशन का स्टैटिस्टिक्स देखें, हार्ट डिजीज़ इज़ अ नंबर 1 किलर अक्रॉस ऑल जेंडर्स, वेदर मेल और फीमेल. कैंसर, जो ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी लंग कैंसर है, उससे भी ज़्यादा मात्रा में हार्ट अटैक से फीमेल्स की डेथ होती हैं. तो ये तो बिल्कुल ही मिथ है. ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि फीमेल्स को हार्ट अटैक नहीं होते. फीमेल्स आर अंडर रिप्रेजेंटेड in drug trials, under-diagnosed and under-treated. Overall, they are under, and they need more. It's more difficult to identify them. So इस चीज़ के लिए तो आई एम टोटली फॉर इट कि भाई हार्ट अटैक तो दोनों में बराबर है. कोई ऐसी बात ही नहीं है कि फीमेल्स में हार्ट अटैक्स नहीं होते. और एस्ट्रोजन का प्रोटेक्टिव इफेक्ट रहता है मेनोपॉज तक. पर अगर मैं आपको बताऊं कि हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी बड़ी पॉपुलर हुई थी एक टाइम पे, कि फीमेल्स को साइंस एंड सिम्टम्स मेनोपॉज के ना आए, वो भी नुकसानदायक पाई गई है. तो ऐसा नहीं है कि एक उम्र के बाद आप वो हार्मोन्स रिप्लेस करें तो आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है. उसके अपने नुकसान हैं. तो ओवरऑल एज ऑफ कोर्स कम हो गई है, फीमेल्स में जल्दी आने लगा है हार्ट अटैक, एंड कभी भी उसे हम ये नहीं सोच सकते कि फीमेल्स को नहीं होगा हार्ट अटैक. ठीक है डॉक्टर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको 5 इंपॉर्टेंट टिप्स देनी है हार्ट रिलेटेड टू वुमेन, व्हाट वुड यू टेल आवर ऑडियंस?
5 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं विमेन को कहना चाहूँगी अबाउट हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक्स। पहले तो अपने पे ध्यान दें, अपनी लाइफस्टाइल को सही करें। कभी भी ये ना सोचें कि मेरे पास एक्सरसाइज करने के लिए वक्त नहीं है। हर किसी के पास अपने लिए वक्त होता है। अगर आप अपनी जान को बचाते हैं तो आप अपने परिवार के लिए भी अच्छे रहते हैं। बीमार होने के बाद उसका इलाज करना कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। दूसरा कि अगर आपको कोई परेशानी है तो उसे शेयर करें, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं या आपके स्पाउस हैं। उनको बोलिए कि मुझे परेशानी है और हॉस्पिटल जाके एक बेसिक हेल्थ चेकअप कराइए। अर्ली हेल्थ चेकअप से बहुत सारी प्रिवेंटिव डिजीज़ेस का पता चल जाता है और हम इमरजेंसी सिचुएशन में नहीं पहुंचते हैं। तीसरा, लाइफस्टाइल में जो स्ट्रेस हैं, अगर हम थोड़ा सा फोकस करें एक्सरसाइज, योगा एंड मेडिटेशन पे, तो हम अपने स्ट्रेसेस को कम कर सकते हैं। क्योंकि ब्रेन जितना तेज़ी से सोचता है, हार्ट उतना तेज़ी से दौड़ता है। हार्ट हमेशा रेस्टिंग स्टेज में ज़्यादा अच्छा रहता है। हार्ट वो ऑर्गन है जो बचपन से धड़कना शुरू करता है और उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है पूरी ज़िंदगी। तो अगर हम उसको रेस्ट में रखेंगे तो वो ज़्यादा चलेगा। तो उसको आराम देना भी ज़रूरी है। बाकी अगर आपको किसी मेटाबॉलिक डिजीज़ का आप शिकार हो चुके हैं तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूर करिए। क्योंकि मेटाबॉलिक डिजीज़ की मेमोरी होती है जो यंग उम्र में ही बॉडी पहचान जाती है कि आप शुगर के शिकार हैं। तो वो फ्यूचर में जो आर्थरोस्क्लेरोसिस है, जो नसों को बीमार करने की प्रक्रिया है, वो तेज़ी से बढ़ाती है। फ्यूचर में आपको उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं और आपको ज़्यादा मात्रा में दवाई खानी पड़ती है और आपकी एजिंग जल्दी हो जाती है। तो आपको अपनी मेटाबॉलिक डिजीज़ को जल्दी पहचान के उसको रोकथाम लगानी चाहिए। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस। एंड लास्टली, हार्ट अटैक इज़ नॉट अ मिथ इन फीमेल्स। हार्ट अटैक फीमेल्स को हो सकता है और छोटी उम्र में भी हो सकता है। डॉक्टर सुकृति, अगर इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो गई है एंड पेशेंट आइदर हिमसेल्फ और हरसेल्फ हैज़ रियलाइज्ड कि उसको हार्ट अटैक हो रहा है या कुछ एबनॉर्मल फीलिंग आ रही है चेस्ट में, या उसके जो भी रिलेटिव्स या जो भी आसपास लोग हैं उनको ऐसी फीलिंग आई, तो उसमें उनको क्या इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए? जनरली एक हार्ट अटैक के समय में अगर कोई चीज़ आपकी जान बचा सकती है तो सबके घर में एस्प्रिन की टैबलेट होनी चाहिए। वो खून पतला करने की गोली है। अगर आप 300 मिलीग्राम एस्प्रिन अपने घर में रखते हैं, किसी को भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसमें आपको लगे उसे हार्ट अटैक हो रहा है, तो उसको मुंह में चबाने के लिए दे दीजिए गोली। वो फास्टेस्ट तरीका है दवाई के एब्जॉर्प्शन होने का। वो सीधा एक्ट करना शुरू करती है और ब्लड को पतला शुरू करती है और आपको वो इतना वक्त दे देती है कि आप एक हॉस्पिटल पहुँच जाएँ। तो एस्प्रिन इन गोल्डन आवर इज़ अ मैजिक ड्रग। वो सबके पास होनी चाहिए। तो एक वो तरीका है। दूसरा, टाइम बिना वेस्ट किए अगर आपके पास दवाई नहीं है तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाइए या नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाइए, जिसके पास वो आपको बता पाएंगे कि आगे क्या करना है। टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मसल। कार्डियोलॉजी में हम हार्ट को टाइम से ट्रीट करते हैं। टाइम इज़ मसल। अगर आप टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच गए तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें। एंड इन केस अगर कोई बेहोश हो जाए या उसको बहुत तेज छाती में दर्द हो रहा है और आप वो पल्सलेस, बीपी नहीं है, पल्स नहीं है, बेहोश हो गया है, तो बेसिक सीपीआर, कार्डियक रिसक्सिटेशन प्रोसीजर सबको आना चाहिए। मुंह में सांस देना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हार्ट के ऊपर, चेस्ट के ऊपर चेस्ट कंप्रेशन देना ज़रूरी है। हर इंसान को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अगर आप हार्ट को ज़ोर से थंप करते हैं, उसके ऊपर प्रेशर से बराबर धड़कन के फॉर्म में प्रेशर देते हैं, तो आप पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं। जो हार्ट पंप अंदर से कर रहा है, आप ऊपर से उसे प्रेशर दे के ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं। उस समय आप पेशेंट को ब्रेन डैमेज से बचा लेते हैं, क्योंकि हार्ट के रुकने से सबसे पहले ब्रेन को डैमेज होना आता है। तो मेजर ऑर्गन्स प्रिवेंट करने के लिए बेसिक सीपीआर, विच इज़ अ बेसिक लाइफ सपोर्ट, थोड़ा बहुत हर किसी को आना चाहिए। और उस समय पेशेंट को अगर उल्टी आ रही है या उसने कुछ उल्टी कर दी तो उसको सीधे ना लेटाएं, उसको टेढ़ा कर दें, जिससे कि उसकी उल्टी दोबारा उसके लंग्स में ना चली जाए, तो वो और कॉम्प्लिकेट कर सकता है मरीज़ को, जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत सबको आनी चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुकृति फॉर कमिंग ऑन टू आवर पॉडकास्ट। ये सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव था। हमारे को और हमारे ऑडियंस को बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली। हमारे को पता लगा क्या करना चाहिए हार्ट के कोई भी इवेंट के बारे में या नहीं करना चाहिए, कैसे अपना ख्याल ज़्यादा रखना चाहिए। एंड आई एम श्योर दिस विल हेल्प सेव अ लॉट ऑफ लाइव्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर राजीव। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। आशा है ये पॉडकास्ट आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही हेल्थ के बारे में जानकारी
के लिए जुड़े रहें हमारे पॉडकास्ट से, द एक्सपर्ट डोज से। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।